मेरी जो अपना मैदान है इतिहास का, उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। अच्छा, ये अपनी इस भाषण में इरफान हबीब जी ने बहुत सारी बातों का रेफरेंस दिया है। इतिहासकार हैं और आप उनके कद को ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने सत्ता का सुख बड़े अच्छे से भोगा पिछले कई सालों में। 2 बार वो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च के चेयरमैन रह चुके हैं और 5 बार मेंबर रहे हैं। अब इन्होंने कुछ बातें की जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो इनका कहना है, इन्होंने महासभाइयों की बात की और कांग्रेसियों की बात की कि जब आज़ादी मिली तो उस समय हमारे देश में ऐसा माना जाता था कि जो तो बोलता है कि 150 साल का फॉरेन रूल था वो कांग्रेसी है, जो 1000 साल बोलता है वो महासभाई है। यहाँ पे वो महासभाई और जनसंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इन सबको एक ही कैटेगरी में खड़ा करके उसकी बात कर रहे हैं। सही बात है। जो महासभाई हैं उनका कहना था कि 1000 साल से फॉरेन रूल चल रहा है कि जितने मुसलमान थे, जो सुल्तान थे या जो मुगल थे, वो फॉरेन रूल थे। लेकिन इरफान हबीब साहब और इनके जो यार दोस्त हैं जिन्होंने इंडियन ICHR पे, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च पे लगभग अपना वर्चस्व बनाए रखा, वो हमारे इतिहास की किताबों में ऐसा नहीं बताते। वो बताते हैं फॉरेन रूल केवल अंग्रेजों वाला था, जो मुसलमान थे वो फॉरेन रूल नहीं था, जो मुगल थे वो फॉरेन रूल नहीं था। वो ये कहते हैं कि ये जो फॉरेन रूल है, इतने कहा जाता है 150, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तो आप कांग्रेसी हैं या मसाबाई हैं, उसकी एक टेस्ट था। अगर आप ये कहते हैं कि 150 साल फॉरेन रूल रहे, अभी तक रही है, तो आप कांग्रेसी हैं। अगर आप ये कहते थे कि साहब 1000 साल फॉरेन रूल रहा है, तो आप महासभाई हैं, क्योंकि वो मुसलमान रूलर्स को भी फॉरेन रूलर्स कहते थे, तो इसलिए उनके फॉरेन रूल वहीं शुरू होते थे। अब यहाँ मेरे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है। इसको लिखा है फ्रैंकोइस बर्नियर ने, फ्रांस से आए थे और ये उन दिनों आए थे जब शाहजहां दिल्ली में राजा हुआ करता था। वो क्या बता रहे हैं अपनी इस किताब के अंदर कि आज की डेट में विदेशी जो है वो हिंदुस्तान पे राज कर रहे हैं। उनकी शब्दावली आप देखेंगे, फॉरेनर्स हु नाउ गवर्न हिंदुस्तान, द कंट्री ऑफ द हिंदूज, द इंडियंस। अब उसके आगे वो जो बात बता रहे हैं वो और भी इंटरेस्टिंग है। इट मस्ट not however be inferred that offices of trust and dignity are exclusively held by those of the Mughal race। कि जरूरी नहीं है कि जो नस्ल से मुगल हैं वही यहाँ पर उच्च पदों पर आसीन होते हैं। अगर किसी को ऊंची सत्ता लेनी है, ऊंचे पद पे आना है, तो वो कौन है? These situations are filled indifferently by them and strangers from all countries। विदेशियों का कब्जा है ऊपर वाली सारी सीटों पे, सारे पदों पे। सबसे बड़ा हिस्सा है फारसियों का, कुछ है जो अरब के हैं और बाकी के जो तुर्क हैं। ये शाहजहां की बात कर रहे हैं, जो बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर के बाद 5वें नंबर का मुगल है। उस टाइम तक भी हालत ये है कि विदेशी है, स्पेशली तुर्क है, स्पेशली अरबी है, स्पेशली फारसी है, जो यहाँ की उच्च सीटों पे कब्जे हुए हैं। अगर आपको मुगल माना जाना है तो इट इज इनफ इफ अ फॉरेनर हैज अ वाइट फेस, कि विदेशी होना जरूरी है, गोरी चमड़ी होना जरूरी है और मुसलमान होना जरूरी है। ये है एक फ्रांसीसी लेखक जो 17वीं शताब्दी में लिख रहा है। अगर ये फॉरेन रूल नहीं है तो फिर फॉरेन रूल क्या होगा, कहना बड़ा मुश्किल है। तो या तो ये जो फ्रांस से आया है 17वीं शताब्दी में, ये भी महासभाइयों में, क्योंकि ये भी उन मुसलमानों को जो मुगल है उनको फॉरेन रूल बोल रहे हैं। अगर ये महासभाई हैं तो कैसे हैं? देखिए, इसको दो ही ढंग से समझा जा सकता है। या तो महासभाई और संघियों के पास कोई ऐसी टाइम मशीन है जिससे वो पीछे गए, उन्होंने इस फ्रांसीसी को और इन अंग्रेजों को ब्रेन वॉश किया और
उनको समझाया कि भैया तुमने लिखना है कि जो मुगल हैं वो फॉरेनर्स हैं। या तो ये संभावना है कि ये टाइम ट्रैवल था, और दूसरी संभावना ये है कि वाकई में ये सच लिख रहे हैं, क्योंकि वो तो वहाँ देख रहे हैं, स्पष्ट देख रहे हैं सामने कि किस तरह से तुर्कों को और अरबियों को राज मिल रहा है, सत्ता मिल रही है, गद्दियां मिल रही हैं, लेकिन हिंदुओं को नहीं मिल रही। अब इरफान हबीब साहब बहुत बड़े इतिहासकार हैं, तो उनके सामने हमारी औकात क्या है, या ये विदेशियों फिरंगियों की औकात क्या है? मसलन वो ये बड़ी कोशिश करते हैं कि ये बताया जाए कि भारत का इतिहास बहुत पहले शुरू हो गया, जब सब लोग बिल्कुल बनमानस थे गोया, तब यहाँ बड़ा हम लोग बड़े काबिल आदमी थे, पूरी हमने कल्चर सिविलाइजेशन भारती से फैलाया गया। साइंस में हम लोगों को सब मालूम था, और जर्नल ऑफ हिस्ट्री ऑफ साइंस जो है, जो निकलता है यहाँ से, सरकारी इदारा है, नेशनल साइंस एकेडमी से, उसमें आर्टिकल्स के बाद आर्टिकल्स आते हैं कि हमें सब मालूम था, हर चीज़ मालूम थी कि दुनिया जो है वो सूरज के चारों तरफ जाती है और दुनिया अपने एक्सेस पे घूमती है। आर्यभट्ट तो बहुत बाद में थे, हमें तो सब पहले पता था। और इससे उनकी जो क्रोनोलॉजी है, और जो हम जब कंप्यूटर करते हैं तो उससे हमें मालूम होता है कि ऋग्वेद तो बहुत ही पुरानी है, और उसके बाद जो दूसरी मुख्तलिफ़ किताबें हैं वो सब कोई 3000 BC में लिखी गई, कोई 4000 BC में लिखी गई। तो साइंस में हमें सब बातें पता थीं। अब सवाल ये होता है कि हमें जब सब बातें पता थीं तो हम सिर्फ भूलते चले गए। एक ऐसा ही नाअहल नालायक कौम तो कोई पैदा ही नहीं हुई। हवाई जहाज़ बनाना हमें मालूम, प्लास्टिक सर्जरी ऐसी जो हो नहीं सकती वो हमें मालूम, हमको हर किस्म की एस्ट्रोनॉमी की मालूम। तो फिर जब एस्ट्रोनॉमी की बात आती है तो एक एस्ट्रोनॉमर थे जिनका देहांत हुआ 1819 में, तो वो लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी में जीवित थे। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो जिसे आज हम पंचांग बोलते हैं, अंग्रेजी में उसको एस्ट्रोनॉमिकल टेबल बोलते हैं, उन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों से एस्ट्रोनॉमिकल टेबल लिए और उनकी आपस में तुलना करके देखी। विद्वान व्यक्ति था, उसने दुनिया भर में जितने एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स होते थे वो सब देखे। जब उसने भारत वाले देखे तो उसका क्या कहना है कि जो ब्राह्मणों के एस्ट्रोनॉमिकल टेबल है ये बाकी सबसे अलग है, और ये बिल्कुल एक्यूरेट भी है। और ये जो ब्राह्मण है अपने आप को बोलते हैं कि हमारा जो कलयुग है वो लगभग 5000 साल पहले शुरू हुआ था, लगभग 3102 ईसा पूर्व से शुरू हुआ था। तो उसने बोला कि ये जो कह रहे हैं, या तो ये अपनी डींग हाँकने के लिए कह रहे हैं, जैसे महासभाई बोल सकते हैं इरफान हबीब की भाषा में, या वाकई में सच है। तो उसने ये जो पंचांग थे, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेबल थे, इनको 9 अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक किया। सन की इक्वेशन क्या होती है, प्रेसिशन ऑफ इक्विनॉक्सेस क्या होता है, इनके आधार पे उसने उनको चेक करना शुरू किया। तो उसने कहा कि ये जो इनका मैथमेटिक्स है ब्राह्मणों का, जो इनकी एस्ट्रोनॉमी है, वो वाकई में इतनी एडवांस्ड है कि ऐसा संभव नहीं है कि वो बैठे बैठे गप हाँकने के लिए आज से 5000 साल पुरानी कैलकुलेशन करके इसमें डाल देते। वो बात कर रहा है 4600 साल पुरानी, कि 4600 साल पहले का वो तुक्का मार के अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए ऐसे टेबल बना दिए। अगर ऐसा किया है तो बहुत हाई लेवल ऑफ मैथमेटिक्स है, बड़ी हाई एस्ट्रोनॉमी है, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सच में ही उन्होंने उस समय देखा था कि सितारों की क्या पोजीशन है, ग्रहों की क्या, नक्षत्रों की क्या पोजीशन है, और तब ये उन्होंने टेबल बनाए थे। और अगर ये 4600 साल पहले इतनी एडवांस स्टेज में थे तो इसका अर्थ है कि कम से कम 1200 साल पहले से उन्होंने कैलकुलेशन करना, ये टेबल बनाना शुरू किया होगा। तो अब या तो ये, अब इनका नाम है जॉन प्लेफेयर, विदेशी है, यूरोपियन है, 1819 में देहांत हुआ था, या तो हमें ये मानना पड़ेगा कि ये भी महासभाई या जनसंघी या संघी है, क्योंकि ये तो भारत को श्रेष्ठ सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये तो गवार लोगों का देश था, यहाँ तो कभी कुछ था ही नहीं। क्योंकि इरफान हबीब साहब और इनके मित्रों ने जितनी किताबें हमारे देश में आज तक चलाई है, उनमें आपको कहीं ये रेफरेंस नहीं मिलेगा कि भारत एक
बड़ा विकसित देश था, यहाँ पर बहुत तरक्की की गई थी। यहाँ को सिर्फ में ये मिलेगा, जात पात में बटे हुए थे, महिलाओं को जला देते थे। तो ये इन्होंने जब तक ये सत्ता में काबिज रहे, इन्होंने ऐसा ही प्रचार किया है और वही आज भी कर रहे हैं। अब इनके बारे में एक बड़ी मजेदार बात है, जो अरुण शौरी जी थे उन्होंने अपनी किताब में लिखा इनके बारे में कि जब ये इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में थे तो वहाँ पर जो मिडीवल यूनिट के डिप्टी डायरेक्टर थे श्री तस्नीम अहमद, शायद मैं सही नाम बोल रहा हूँ, उन्होंने किसी और व्यक्ति की पांडुलिपि चुरा के उसको अपने नाम से इन्होंने प्रकाशित करवाया, ICHR में ही प्रकाशित करवाया। और उसका फॉरवर्ड जो लिखा था वो श्रीमान इरफान हबीब साहब ने लिखा था। तो ये ऐसे ऐसे काम ICHR में करते थे अपने समय में, और ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं ICHR के ही जिनके लिए इन्होंने पैसे तो लिए हैं लेकिन काम आज तक नहीं किया। लेकिन मैं तो महान इतिहासकार, हमें ये मानना पड़ेगा। जब भी कभी फाशिस्ट शक्ति उभरती है तो ये कोशिश की जाती है कि एक मनगढ़ंत इतिहास पेश किया जाए। ये हमने जर्मनी में देखा। हाँ, एक शब्द का बड़ा उपयोग होता है, फासिस्ट। ये फासिस्ट शब्द जनरली कम्युनिस्टों द्वारा यूज किया जाता है। अब इसकी आप हिस्ट्री अगर ट्रेस करने जाएंगे तो कम से कम जो मैं समझ पाया हूँ, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था, सो कॉल्ड जिसे हम वर्ल्ड वॉर कह देते हैं, उसकी शुरुआत में क्या हुआ था, पोलैंड एक छोटा सा देश है यूरोप का, हिटलर ने उस पर अटैक किया और रशिया ने भी अटैक किया। तो दोनों तरफ से दो मगरमच्छ आ रहे थे एक छोटे से देश पे कब्जा करने के लिए। दोनों ने आपस में एग्रीमेंट कर रखा था, जो बाद में पता चला। खैर, अभी जब विश्व युद्ध शुरू हो रहा है तो ये दो बड़े मगरमच्छ एक छोटे से देश को कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। नहीं होना चाहिए, न्याय जस्टिस तो यही बोलता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कम्युनिस्टों के जो एक आइडियोलॉग कह सकते हैं, उनके पिताजी कह सकते हैं, माओ, चीन में उसमें जीवित थे। तो उनका क्या कहना था कि ये जो पोलैंड है एक फासिस्ट देश है, फांसीवाद यहाँ पर चलता है, क्योंकि माइनॉरिटीज की जितनी करते, वहां पर लोगों को बोलने की आज़ादी नहीं है, असहिष्णुता है जो आजकल शब्द चल रहा है। इसलिए अगर वो दो इस पे कब्जा कर रहे हैं तो पोलैंड ये डिजर्व करता है। अगर मजे की बात यह है कि विक्टिम है छोटा सा जो शिकार हो रहा है, उसी की गलती है कि उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा है। और वो इसलिए क्योंकि वो फासिस्ट है, असहिष्णु है, माइनॉरिटीज को बोलने नहीं देता। अब आप उसको आज के संदर्भ में ले आइए। ये श्रीमान दिल्ली में मालवंकर हॉल में खड़े होकर भाषण देते हैं और बोलते हैं असहिष्णुता है, फासिस्ट है। तो ये फासिस्ट शब्द इनके लिए बड़ा एक वो रामबाण की तरह काम करता है। जब हिटलर ने रशिया पे भी अटैक कर दिया तो फिर वो रिवर्स हो गया, नहीं, कि अभी जो हिटलर है ये फासिस्ट है, ये नाजी है, इस पे आक्रमण होना चाहिए क्योंकि उसने रूस पे आक्रमण कर दिया। तो इनकी अपनी मर्जी के अनुसार सारी परिभाषाएं बदल जाती है। जब यूपीए रूल में स्वामी रामदेव और उनके भक्त वहां बैठे थे दिल्ली में, सेंटर में यूपीए की सत्ता, दिल्ली में बैठे हैं, रात को 1 बजे सोए लोगों को डंडे मार मार के वहां से भगा दिया, एक महिला की हत्या कर दी। वो असहिष्णुता नहीं थी, वो फांसीवाद नहीं था। उसके बारे में आप इनसे एक शब्द नहीं सुन पाएंगे कभी भी। क्यों? अरे पर क्योंकि ये इतिहासकार है, महान इतिहासकार है।